हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे चट्टानों के बारे में, यानी कि रॉक्स के बारे में कितने टाइप्स की होती हैं। तो इस वीडियो में हम जो है दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला हमारे पास स्थलमंडल और दूसरा है हमारे पास चट्टानों के प्रकार, यानी कि चट्टानें क्या होती है और उनके प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे स्थलमंडल क्या होता है, फिर देखेंगे हम चट्टानों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला है हमारा स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में। तो चलो इसको देखते हैं, स्थलमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत यानी कि पृथ्वी की जो बाह्य परत है हमारी ऊपर की, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं, स्थलमंडल कहलाती है। ठीक है, स्थलमंडल यानी कि जिस पर हम रह रहे हैं उसको हम स्थलमंडल कहते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। ठीक है, पृथ्वी के 29% जो भाग है हमारे पास, उस पर जो है हमारे पास क्या है, स्थल है। ठीक है, उस पर रहने वाली जगह है। और 71% ऐसा भाग है जिस पर हमारा सिर्फ वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, जल पाया जाता है। 71% भाग ऐसा है जिस पर हमारे पास जल पाया जाता है। अब देखो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल जल का साम्राज्य है। यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि दो गोलार्ध है। जो भूमध्य रेखा हमारी इक्वेटर है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। तो एक भाग होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और हमारा भारत देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल जल का साम्राज्य यानी कि इतने क्षेत्रफल पर जो है पृथ्वी के जल पाया जाता है। ठीक है, तो हो गया हमारे पास इसके बारे में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कितने क्षेत्रफल पर जल पाया जाता है। अब देखो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8,850 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 8,850 मीटर। तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है। ठीक है, अधिकतम गहराई जो है मेरियाना गर्त की है पृथ्वी पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक जगह वाली, सबसे ज़्यादा गहराई वाली जगह हमारे पास मैरियाना गर्त है। और ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक खाड़ी है, यानी कि खाई है, वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये वहाँ है। ठीक है, और कितनी है ये, 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर की गहराई है ये। ठीक है, इतनी गहराई है मैरियाना गर्त की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। और सबसे गहराई मैरियाना गर्त 11,022 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे ऊंची और सबसे गहराई। ये हो गया हमारे पास स्थलमंडल के बारे में, और ये होता है यहाँ पे कंप्लीट स्थलमंडल के बारे में। अब हम चट्टानों के बारे में देखते हैं। अभी हमारे पास चट्टान, रॉक्स, पहले देखते हैं चट्टान क्या होती है और कितने प्रकार की ये होती है। तो देखो पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को हम चट्टान कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह के जो ठोस भाग है, जो हमारे ऊपर उठे हुए चीज़ हैं, पर्वत हो गया। ठीक है, चट्टान हो गए हमारे पास। चट्टान यानी कि पर्वत ही हो गए एक तरफ से, पत्थर हो गए, उनको भी चट्टानों के एक रूप है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी के सतह के ठोस भाग को हम चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की बाहरी परत जो है उसकी संरचना की मूलभूत इकाइयाँ है उसको हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो चट्टान क्या हो गया, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को हम चट्टान कहते हैं सिंपल भाषा में। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें ये जो है तीन प्रकार की, 3 टाइप्स की चट्टानें हमारे पास मौजूद है, 3 टाइप्स के रॉक्स हमारे पास मौजूद है। अब ये कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। पहले हमारे पास आग्नेय चट्टान, इग्नेशियस रॉक्स, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें हमारे पास मौजूद हैं आज के ज़माने में। ठीक है, तो ये वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे, कौन सी चट्टानें क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देरी न करते हुए इनको डिस्कस करते हैं। और आपको जो भी डाउट्स होता है वो आप नीचे कमेंट पे मेंशन कर देंगे, कमेंट्स में लिख देंगे। ठीक है, लिख दे दीजिए, उसको जो है मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं हम चट्टानों के प्रकार के बारे में। अब है हमारे पास आग्नेय चट्टान, इग्नेशियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं हम। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो हमारे पास मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है, मैग्मा होता है, वो जब जम जाता है पृथ्वी की सतह पर आकर के, तब इन चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट आदि, ये जो है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनती है आग्नेय चट्टान, जब
मैग्मा जो हमारे पास ज्वालामुखी होती हैं उसका जो लावा बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद जो पृथ्वी की सतह पर ये जम जाते हैं। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब देखो, ये चट्टानें दो प्रकार की होती है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। तो इनको देखते हैं हम, ये कौन क्या होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। पहले हम बहिर्वेदी चट्टानों के बारे में देखेंगे, या फिर ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं इनको। तो देखो, ज्वालामुखी उदागर उदागर के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, जब भूगर्भ के अंदर जो है ज्वालामुखी फटता है तो भूगर्भ के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है और पृथ्वी की सतह पर जम जाता है, धरातल पर जम जाता है। तो ये जो है बहिर्वेदी या फिर ज्वालामुखी चट्टानों का कहते हैं। ये आग्नेय चट्टान जो है बहिर्वेदी और ज्वालामुखी चट्टान कहलाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है, ज्वालामुखी उदागर के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे बहिर्वेदी चट्टान या फिर ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है, कहते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास बहिर्वेदी चट्टान के बारे में। अब हम अंतर्वेदी चट्टान के बारे में देखते हैं। अब हमारे पास अंतर्वेदी चट्टान, तो ये क्या होता है, तो देखो, जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातल की सतह पर आकर बाहर निकलने से पहले ही जमीन के अंदर ठंडा होकर जम जाता है, तो इस प्रकार अंतर्वेदी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब जो है हमारे पास ज्वालामुखी से लावा जो बाहर निकलने के पहले ही अंदर ही जम जाता है, तो उसको हम अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दो चट्टानों के बारे में। तो देखो, अंतर्वेदी चट्टान एक बार और देखते हैं क्या होता है ये। जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातल की सतह पर आकर बाहर निकलने से पहले ही जमीन के अंदर ही जम जाता है, ठंडा होकर के जम जाता है, तो इस प्रकार के अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। इस प्रकार बनी चट्टान को हम अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। यानी कि बाहर निकलने से पहले ही मैग्मा जो है या फिर लावा जो है अंदर ही जम जाता है, तो इसको अंतर्वेदी चट्टान हम कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आग्नेय चट्टानों के बारे में। अब आगे देखते हैं हम अवसादी चट्टान क्या होती हैं, इनको देखते हैं। अब देखते हैं हम अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। ठीक है, और बाद में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या फिर अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी कि ये एक क्या बता रहा है, प्रकृति के कारकों द्वारा छोटी छोटी चट्टानें, यानी कि बहुत सारे पत्थर, कंकड़ पत्थर और बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर जमा हो गई, और वो धीरे 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 उनका जमाव जो है एक बड़ी चट्टान का निर्माण, चट्टान का रूप धारण कर देता है। तो इनको अवसादी चट्टानों के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट हमारे पास किसी स्थान पर हमारे पास बहुत सारे कंकड़ पत्थर, जीवाश्म, वनस्पति आदि धीरे धीरे इकट्ठा हो रही हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक बहुत बड़ी चट्टान के रूप में धारण हो जाएगा। तो इन्हीं इन्हीं चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अब देखो, इन चट्टानों का निर्माण होने में बहुत सारा ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि 10 लाख साल भी लग सकते हैं, 2-3 लाख साल भी लग सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चट्टानों के निर्माण होने में। अब देखते हैं आगे। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानें जो होती हैं ये परतदार चट्टानें होती हैं, और इनमें वनस्पति एवं जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म वही होता है जब कोई जीव मर जाता है या फिर उसके सड़ने गलने से जो जिस प्रकार की मिट्टी बनती है उसको हम एक प्रकार से जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, वनस्पति के सड़ने गलने से जो पदार्थ बनता है उसको हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। यानी कि ठीक है, तो जो आगरा का किला है और दिल्ली का किला है वो अवसादी चट्टानों से मिलकर के बना है। ये एक बलुआ पत्थर, एक पत्थर का नाम है। ठीक है, प्रजाति का टाइप का। ठीक है, लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से मिलकर के बना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अवसादी चट्टानों के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कायांतरित चट्टानें आखिरी। अब हमारे पास कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, ये क्या होती हैं, कायांतरिक चट्टानें वे चट्टानें हैं जो अत्यधिक गर्मी या दबाव से अपने मूल रूप से बदल गई हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, फिर से देखो एक बार। कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो अत्यधिक गर्मी या दबाव से अपने मूल रूप से बदल गई हैं। यानी कि कायांतरित चट्टानें पहले या फिर अवसादी चट्टानें रही होंगी या फिर आग्नेय चट्टानें रही होंगी, बट जो है इनमें जो अब भौतिक परिवर्तनों के कारण ये बदल चुकी हैं, अपने रूप से बदल चुकी हैं। जैसे अत्यधिक गर्मी, दाब या फिर भूकंप आ गया कहीं स्थान पर, तो ये चट्टानें एक टूट कर के कायांतरित चट्टानों में बदल गई हैं। तो देखो अगला पॉइंट, कायांतरित चट्टानें तब बनती हैं जब आग्नेय, अवसादी या फिर अन्य रूपांतरित चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई अवसादी चट्टान है, उसमें कोई भौतिक या फिर रासायनिक परिवर्तन होने के कारण, जैसे भूकंप आ गया या फिर कहीं बाढ़ बूढ़ आ गई, तो चट्टानें तहस नहस होकर के कायांतरित चट्टानों में विभाजित हो गई। तो इस प्रकार से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है हमारे पास।
तो कैंतरित चट्टानें अवसादित चट्टानों की तुलना में हमेशा लगभग कठोर होती हैं, तुलना में लगभग हमेशा कठोर होती हैं। ठीक है, आगे पीछे हो गया वर्ड। कैंतरित चट्टानें अवसादित चट्टानों की तुलना में हमेशा कठोर होती हैं, ये याद रखो, सबसे ज़्यादा कठोर होती हैं कैंतरित चट्टानें। ठीक है, अवसादित चट्टानों की तुलना में। तो ये हमारे पास कैंतरित चट्टानों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए चट्टानों के बारे में और स्थल मंडल के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही, थोड़े शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। तो आपको किसी टॉपिक्स के बारे में जानकारी जानना है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पूरी डिटेल के बारे में, डिटेल सहित पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।